नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। और अब सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 77वें गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने फहराया तिरंगा। कर्तव्य पथ पर दिखी सांस्कृतिक विविधता, देश की प्रगति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष रहे मुख्य अतिथि ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अशोक चक्र से सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि। कर्तव्य पथ पर ऑपरेशन सिंदूर फॉर्मेशन, भारतीय रक्षा बलों की तीनों सेनाओं की झांकी। ऑपरेशन सिंदूर ने भर दिया जोश। वंदे मातरम के 150 वर्ष पर संस्कृति मंत्रालय की झांकी ने मन मोहा। भारत की सभ्यतागत स्मृति, सामूहिक चेतना और सांस्कृतिक निरंतरता की एक जीवंत अभिव्यक्ति के तौर पर दिखाया गया राष्ट्रीय गीत। अटारी वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ के जवानों का देशभक्ति से भर देने वाले एक्शन से जोश हाई। भारतीय जवानों की परेड, जोशीले नारों और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत माहौल ने बांधा समा। भारत माता के जयकारों से गूंजी सरहद। विदेशों में भी गणतंत्र दिवस का उत्सव। सिंगापुर, मालदीव समेत कई देशों में भारतीय समुदाय ने फहराया तिरंगा। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजरायल, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देशों के नेताओं ने दी भारत को बधाई। हेडलाइंस के बाद अब समाचार विस्तार से। भारत आज 77वें गणतंत्र दिवस का उत्सव मना रहा है। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ से लेकर ऐतिहासिक लाल किले तक हर सेना और सुरक्षा बलों ने कदमताल किया। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव में सेना ने शौर्य और शक्ति का प्रदर्शन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परेड की सलामी दी। परेड में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुई इंटीग्रेटेड कमांड ने प्रदर्शन किया। तो वहीं भैरव बटालियन के जवान पहली बार कर्तव्य पथ पर कदम ताल करते हुए नजर आए। भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 और राफेल समेत 29 एयरक्राफ्ट्स ने भी गर्जना की। तो वहीं MI-17 हेलीकॉप्टर्स ने परेड देखने पहुंचे लोगों पर पुष्प वर्षा की। परेड के मुख्य अतिथि यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपियन आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन रहे। गणतंत्र दिवस के इस उत्सव की थीम वंदे मातरम पर रखी गई। परेड में 30 झांकियां भी शामिल हुईं, जो स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम और समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत थीम पर आधारित थी। तो देश आज 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय समर स्मारक पर सर्वोच्च बलिदान देने वाले अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। गौरतलब है कि राष्ट्रीय समर स्मारक प्रधानमंत्री द्वारा 25 फरवरी 2019 को राष्ट्र को समर्पित किया गया था। मुख्य स्मारक के अतिरिक्त यहां 21 ऐसे सैनिकों की प्रतिमाओं के लिए समर्पित क्षेत्र हैं जिन्हें युद्ध में देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। मुख्य स्मारक की रचना यह दर्शाती है कि कर्तव्य की राह में एक सैनिक द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान न केवल उसे अमर बनाता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक सैनिक की आत्मा अमर रहती है। और कर्तव्य पथ पर यूरोपीय संघ यानी EU के सैन्य दल ने भी हिस्सा लिया। इस दल का नेतृत्व कर्नल फ्रेडरिक साइमन स्प्रुइट ने किया, जो यूरोपीय संघ मिलिट्री स्टाफ यानी EUMS के डायरेक्टर जनरल की ओर से एक सेरेमोनियल जिप्सी में सवार थे। कर्तव्य पथ पर 77वें गणतंत्र दिवस के मुख्य आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शक दीर्घा में उपस्थित लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद लोगों का उत्साह देखते ही बना। हर गणतंत्र दिवस की तरह भी इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहनावे ने देश की सांस्कृतिक विविधता
और पारंपरिक शिल्प की झलक को पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर गणतंत्र दिवस पर अपने परिधान से किसी न किसी क्षेत्रीय परंपरा का संदेश दिया है, जो भारत की पहचान को और मजबूत करता है। और गणतंत्र दिवस समारोह में यूरोपीय संघ के नेताओं की उपस्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट में कहा, गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयन की मेजबानी करना भारत के लिए सौभाग्य की बात है। उनकी उपस्थिति भारत यूरोपीय संघ साझेदारी की बढ़ती ताकत और साझा मूल्यों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। यूरोपीय संघ के नेताओं की यह यात्रा विभिन्न क्षेत्रों में भारत और यूरोप के बीच जुड़ाव को गहरा करेगी और सहयोग को गति प्रदान करेगी। और दिल्ली के कर्तव्य पथ पर आयोजित गणतंत्र दिवस परेड समारोह को लेकर यहां पहुंचने वाले लोगों की प्रतिक्रिया कैसी रही? लोगों को इस बार कौन सी झांकी सबसे अच्छी लगी और क्या बना परेड में आकर्षण का केंद्र? इसी पर खास बातचीत की है लोगों से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड समारोह को देखने के लिए काफी संख्या में लोग पहुंचे। कैसा लगा उन्हें, बात करते हैं। मैम, कैसा लगा आज आपको? बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली मैं 25 ईयर से यहाँ हूँ, लेकिन 23rd का आती हूँ, कभी 26 जनवरी को नहीं आया, पर फर्स्ट टाइम आया। बहुत अच्छा लगा। जो फ्लाइट जा रहे थे उसी से फूल आए थे ना, हमारे ऊपर फूल आया, वो फीलिंग तो बता नहीं सकते। It was awesome. It was so good. I enjoyed motorcycle when they were doing stunts. फर्स्ट टाइम आई थी, मेरे को ये सारा देख के फिर बहुत अच्छा लगा था। मैं बहुत खुश हूँ और वो सारा कल्चर्स का वो सारा दिखाया था, वो बहुत अच्छा लगा था मेरे को। सारे जाके अच्छे लग रहे थे। सबसे मेन उड़ीसा वाला बहुत अच्छा लग रही थी और बाइक्स वगैरह भी बहुत अच्छे लग रहे थे। बहुत एंजॉय करे हम लोग। सबसे अच्छा जो हमें लगा वो 9 बाइक्स में जो 42 सोल्जर्स ने स्टंट दिखाया, वो सबसे बहुत ही बेहतरीन था। ओवरऑल तो सब अच्छा ही था, बट जो एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर उन्होंने दिखाया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि हमारी इंडिया में सबसे इम्पॉर्टेंट ही एजुकेशन है, क्योंकि विदाउट एजुकेशन आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको जो उन्होंने प्रेजेंट किया, उनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी। आज सब कुछ ही अच्छा लगा और जो सबसे अच्छी बात लगी, जो हमारे भारतवर्ष के शौर्य को दिखाया गया है, जो यहाँ की वीरांगनाओं ने और यहाँ पे जो हमारी आर्मी ने जितने अच्छे शौर्य के तरीके से हम लोगों को प्रोत्साहन किया है। आज मैं घर जाके ये बात ज़रूर बताऊंगी कि स्वनिर्मित चीज़ें ही खरीदें और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए जो यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सपना है 2047 तक आत्मनिर्भर भारत बनाने का, उसमें हम सब आज के बाद, अभी तक तो सहयोग दे ही रहे थे, लेकिन आज के बाद और दृढ़ता के साथ देंगे। मोदी जी द्वारा जो भी नए नए इनिशिएटिव थे, ITI सेक्टर में हेल्प, भारत को नया युवाओं को रोजगार देना, और जो भी हमारे आर्मी और डिफेंस से जो भी नए नए इक्विपमेंट और जो भी लॉन्चेस किए, उसमें सबसे अच्छा लगा मुझे कि मोदी जी आगे बढ़ के सबसे ज़्यादा डिफेंस क्षेत्र में हो या हमारे युवा रोजगार हो, उनको सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित और मोटिवेट करते हैं। सबसे अच्छा मुझे आज का ये लगा रिपब्लिक डे का। जब वो फाइटर प्लेन ऊपर जा रहा था और स्टंट्स मार रहा था, और क्या क्या देखा आपने? और जो बाइक पीछे जाके और एक व्हील में खड़े हो रहा था, वो सबसे अच्छा लगा था। पहली बार आए थे, अच्छा हाँ। लगा जाके? हाँ, बहुत अच्छा लगा। मुझे भी जो बाइक के स्टंट्स है वो बहुत पसंद आए, और जो उनकी परेड थी, उनका जो कोऑर्डिनेशन था वो मुझे बहुत पसंद आया, और वो जो फाइट एरोप्लेन थी वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे। परेड को देखकर लोग काफी उत्साहित नजर आए। लोगों ने यहाँ स्वतंत्रता के लिए वंदे मातरम और समृद्ध भारत के लिए आत्मनिर्भर भारत की झलक देखी। कैमरामैन विनोद ओझा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। और देश के लिए अदम्य साहस का मिसाल बने शुभांशु शुक्ला को आज देश का सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता सम्मान अशोक चक्र दिया गया। यह सम्मान न सिर्फ उनकी असाधारण बहादुरी का प्रतीक है, बल्कि हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण भी है। देखिए रिपोर्ट। अंतरिक्ष में भारत का परचम लहराने वाले वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को शांतिकाल के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार
अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। 77वें गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कर्तव्य पथ पर जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को ये सम्मान प्रदान किया तो दर्शक दीर्घा में मौजूद उनकी पत्नी कामना शुक्ला के चेहरे पर गर्व और खुशी के भाव छलक पड़े। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को यह सम्मान एक्सियोम फॉर स्पेस मिशन के दौरान असाधारण साहस दिखाने के लिए दिया गया है। शुभांशु शुक्ला को मिला ये सम्मान बताता है कि हिम्मत सिर्फ युद्ध के मैदानों के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष की ऊंचाइयों के लिए भी है। ये सम्मान भारतीय अंतरिक्ष इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। लखनऊ के एक युवा सपने देखने वाले से लेकर एक स्पेसक्राफ्ट को कंट्रोल करने तक शुभांशु शुक्ला की यात्रा भारतीय अंतरिक्ष सपनों के लिए एक टर्निंग पॉइंट से कम नहीं है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने पोलैंड और हंगरी के अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक्सियोम 4 मिशन के तहत अपनी अंतरिक्ष यात्रा पिछले साल 25 जून को शुरू की थी और 15 जुलाई 2025 को सुरक्षित वापसी के बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गए। इस दौरान ISS पर 60 से अधिक वैज्ञानिक प्रयोग किए गए, जिनमें से 7 प्रयोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो के नेतृत्व में किए गए। मिशन के दौरान शुभांशु शुक्ला ने पायलट के रूप में जटिल ऑर्बिटल मैन्यूवर्स, डॉकिंग ऑपरेशन और माइक्रोग्रेविटी में संचालन जैसे उच्च जोखिम वाले कार्यों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शुभांशु शुक्ला की उपलब्धि की सराहना करते हुए कहा था कि उन्होंने अंतरिक्ष में भारत की आकांक्षाओं को नई ऊंचाई दी है। इसरो द्वारा इस मिशन के लिए किया गया निवेश भविष्य के भारतीय मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम की मजबूत नींव माना जा रहा है। अशोक चक्र से सम्मानित होकर शुभांशु शुक्ला अब उन चुनिंदा अंतरिक्ष नायकों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जिन्होंने न केवल विज्ञान बल्कि राष्ट्रीय गौरव को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारतीय सेना ने हजारों मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची लड़ाई के मैदान सियाचिन में अलग अलग फॉरवर्ड पोस्ट पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वहीं लद्दाख में भी सेना के जवानों ने ऊंची और दुर्गम पहाड़ों पर तिरंगा लहराया। यह दुनिया के कुछ सबसे मुश्किल और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों में देशभक्ति की भावना और सशस्त्र बलों की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह बताता है कि चाहे कितने भी मुश्किल हालात हों, सुरक्षा बलों के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैद हैं। और बुलेटिन में आगे बढ़ने से पहले समय आ गया है एक छोटे से ब्रेक का। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा PM गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त जी बालासुब्रमण्यम ने तिरंगा फहराया। इस मौके पर उन्होंने भारत की स्वतंत्रता, गणतंत्र की महिमा और भारत मालदीव के मित्रवत संबंधों पर प्रकाश डाला। समारोह में वंदे मातरम और अन्य देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति भी की गई। मालदीव में मौजूद भारतीय समुदाय ने इस अवसर पर जश्न मनाया। समारोह में भारतीय समुदाय ने गर्व और उल्लास के साथ गणतंत्र दिवस का उत्सव मनाया। और 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर भारत में स्थित सिंगापुर के दूतावास के HC वोंग ने एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए कहा कि वो आने वाले वर्षों में भारत की समृद्धि की कामना करते हैं। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी 77वें गणतंत्र दिवस पर बधाई दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर PM मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर करके लिखा, संयुक्त राज्य अमेरिका की जनता की ओर से मैं भारत सरकार और जनता को उनके हार्दिक बधाई देता हूं। विश्व के सबसे पुराने और सबसे बड़े लोकतंत्र होने के नाते संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत एक ऐतिहासिक बंधन साझा करते हैं। और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने भी सोशल मीडिया पर PM मोदी के साथ तस्वीर साझा करके गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इमानुएल मैक्रों ने अपने शुभकामना संदेश में लिखा,
2024 में हमने साथ मिलकर गणतंत्र दिवस की कितनी शानदार यादें बनाई। मेरे प्यारे दोस्त नरेंद्र मोदी, प्यारे भारतीय दोस्तों, इस उत्सव के दिन पर मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके साथ ही उन्होंने लिखा कि साथ मिलकर काम जारी रखने के लिए फरवरी में मिलते हैं। और ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग ने भी भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया की साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और भारत के लोगों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे भारत गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया अपना राष्ट्रीय दिवस मना रहा है, तो इस अवसर पर हम अपने साझा मूल्यों और मजबूत होते रिश्तों का सम्मान करते हैं। और वहीं ऑस्ट्रेलिया दिवस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री सेनेटर पेनी वोंग और ऑस्ट्रेलिया के लोगों को हार्दिक बधाई दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया की लगातार बढ़ती व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूती को हम महत्व देते हैं। चीन के बीजिंग स्थित भारतीय दूतावास ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा कर 77वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। इस वीडियो में दूतावास में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह की झलकियां दिखाई दी, जहां वंदे मातरम गीत गाया गया। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल समय है एक और ब्रेक का। मेरी बेटी रिया तो पायलट बनेगी, है ना? मेरी गुड़िया तो फैशन डिजाइनर ही बनेगी। हाँ? अरे रिया कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। भारत का गणतंत्र अमर रहे और हम सब मिलकर 140 करोड़ भारतवासी देश के प्रति समर्पित भाव से सेवा करते रहें। जय हिंद। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने तमिलनाडु की DMK सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य सरकार जमीनी हकीकत से मुंह मोड़े हुए है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मदुरई जाकर भी देख सकते हैं कि वहां किस तरह के हंगामे हो रहे हैं, लेकिन सरकार हालात सुधारने के बजाय लगातार जनता को ही दोष देने वाले संदेश दे रही है। डॉक्टर एल मुरुगन ने आरोप लगाया कि कभी एक दिन तो कभी रविवार को बंद का ऐलान कर राज्य सरकार भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि पिछले हफ्ते अदालत ने भाजपा IT सेल के अध्यक्ष अमित मालवीय को स्पष्ट रूप से क्लीन चिट दे दी है। इसके बावजूद DMK सरकार झूठा प्रचार कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि तमिलनाडु की जनता समझदार है और अब वह विकास चाहती है। जनता
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की एनडीए सरकार चाहती है। डॉक्टर एल मुरुगन ने दावा किया कि 2026 के विधानसभा चुनाव में राज्य की जनता डीएमके सरकार को सत्ता से बाहर कर देगी। He is in state, he is there in chief minister. He don't know he can open his eyes and he can see, or he can go to the Madurai and he can see how the aims are taking place. See, he always is giving false messages to the public. And when Stalin gives one day, his son is giving other day. This Udayanidhi Stalin, already the court last week, the court has given clear chit to our Amit Malviya ji, ITC cell president. False propaganda is doing the DMK government. The people of Tamil Nadu very clever. They are very clear. They want to the development. They want to Modi ji's double engine, that is NDA government. So we definitely we are going to form the government in 2026. The DMK, the people are ready to throw the DMK government from the power. अगली खबर, एशिया के सबसे बड़े जनजातीय महोत्सव मेदाराम जात्रा की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। यह द्विवार्षिक महोत्सव 28 जनवरी से तेलंगाना के मुलुगु जिले में शुरू होगा। कोया जनजाति की परंपराओं से जुड़ा यह पर्व जनजातीय देवियों सम्मक्का और सरलम्मा को समर्पित हैं, जो अन्याय के खिलाफ संघर्ष और प्रकृति की शक्ति का प्रतीक मानी जाती हैं। उत्सव को लेकर तेलंगाना समेत पड़ोसी राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मेदाराम पहुंच रहे हैं। जनजातीय रीति रिवाजों से मनाए जाने वाले इस पर्व को 1996 में राज्य उत्सव का दर्जा दिया गया था। तेलंगाना सरकार ने यात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। श्रद्धालुओं के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं, विशेष बसें और ट्रेनें चलाई जा रही हैं। मेदाराम यात्रा 31 जनवरी को संपन्न होगी। अगली खबर, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। साथ ही उन्होंने राजधानी दिल्ली में आकाशवाणी भवन में मन की बात कार्यक्रम के प्रतिभागियों से मुलाकात भी की। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम आज न केवल भारत बल्कि दुनिया में भी अपनी पहचान बना चुका है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से दुनिया में पहली बार एक प्रधानमंत्री ने जनता से संवाद का सीधा माध्यम बनाया है, जिसमें देश के कोने कोने तक जनता तक प्रधानमंत्री का संदेश जाता है। देश की जनता हर महीने के आखिरी रविवार को अपने प्रधानमंत्री का संवाद सुनने के लिए बेसब्री से इंतजार करती है। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन की बात एक ऐसा ट्रेडिशन बन गया है जो केवल देश में नहीं विदेशों में भी आज इसकी बड़ी गूंज है। किस तरह से देश भर से चुन चुन कर जो समाज में उपलब्धि करते हैं, समाज में एक नए तरीके से समाज को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों के बारे में मन की बात में स्वयं प्रधानमंत्री जी द्वारा जब जिक्र होता है तो हम सब के लिए एक बहुत ही खुशी का क्षण रहता है। और अब बात पद्म पुरस्कारों की। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस साल कुल 131 हस्तियां पद्म पुरस्कारों से सम्मानित होंगी। 5 हस्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित करने की घोषणा की गई है, जिनमें 2 हस्तियों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिए जाने की घोषणा की गई है। 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है और 113 हस्तियों को पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। पद्म पुरस्कारों की घोषणा के साथ देश के कई गुमनाम चेहरों को एक नई पहचान दी गई है, जो अब तक सुर्खियों से दूर रहे। सरकार ने देश के उन चुनिंदा लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित करने का फैसला लिया है जिनकी आवाज दूर दराज और दुर्गम इलाकों में अब तक दबी हुई थी। ऐसे कई चर्चित लोगों को भी उनकी उपलब्धियों के लिए सम्मानित किया जाएगा, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानव सेवा को समर्पित कर दिया। सरकार ने गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया। 131 पद्म पुरस्कारों की सूची में
5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। सबसे पहले बात करते हैं पद्म विभूषण की। सरकार ने 5 हस्तियों को उनके कार्यों के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित करने का ऐलान किया है, जिसमें 2 लोगों को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया जा रहा है। फिल्म एक्टर धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए तो उत्तर प्रदेश से एन राजम को कला के क्षेत्र में, केरल के केटी थॉमस को लोक कार्य, केरल से ही साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में पी नारायणन और लोक कार्य के लिए केरल से ही वीएस अच्युतानंदन को सम्मान दिया जाएगा। वहीं साल 2026 में कुल 13 हस्तियों को पद्म भूषण सम्मान के लिए चुना गया है। अलका याग्निक, मम्मूटी, पीयूष पांडेय, शतावाधानी, आर गणेश को कला, भगत सिंह कोश्यारी, शिबू सोरेन, बीके मल्होत्रा, वेल्लापल्ली नटेशन को लोक कार्य, डॉक्टर कालीपट्टी रामासामी पलानीस्वामी, डॉक्टर नोरी दत्तात्रेयुडू को चिकित्सा, SKM माइलानंदन सामाजिक कार्य, उदय कोटक को व्यापार एवं उद्योग और विजय अमृतराज को खेल के क्षेत्र में अहम योगदान के लिए पुरस्कृत करने का फैसला लिया गया है। पद्मश्री के लिए 113 नामों में साहित्य, शिक्षा, समाज सेवा, चिकित्सा, कला और जनकल्याण से जुड़ी कई हस्तियां शामिल हैं। इनमें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए अंके गौड़ा के अलावा ब्रजलाल भट्ट, बुधरी ताती, भगवान दास रायकवार, धार्मिक लाल, चुन्नी लाल पांड्या, डॉक्टर श्याम सुंदर, चरण हेम्ब्रम और के पाजनिवेल जैसे मशहूर हस्तियों के नाम शामिल हैं। तमिलनाडु से डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, राजस्थान से गफरुद्दीन मेवाती और भिकल्या लाडक्या ढिंडा, उत्तर प्रदेश से चिरंजी लाल यादव, तेलंगाना से डॉक्टर कुमार स्वामी थंगराज और जम्मू कश्मीर से डॉक्टर पद्मा गुरमेट को पद्मश्री से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। खेल से रोहित शर्मा, सविता पूनिया को पद्मश्री पुरस्कार दिया जाएगा। ये तो बहुत बड़ा, मेरे के लिए बहुत बड़ा सिक्योरिटी है। हम सरकार और भारत सरकार का ये जो मेरे को ये पद्मश्री अवार्ड दिया, हम जैसे एक छोटा मोटा आर्टिस्ट को ये सम्मान मिला तो बहुत बहुत आनंदित हूँ। मुझे निहायत खुशी हुई कि मैं भी इस लायक हूँ कि मेरे काम को सराहा गया और कौमी सतह पर मेरे पास इस वक्त भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं, लेकिन कद्र कीमत की लिहाज से ये अवार्ड मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। मेरे पूरे परिवार को मैंने गर्व है इनके इस अवार्ड पर। हज़ारों से ज़्यादा बच्चों को उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया है, किसी से फीस नहीं लिए हैं। बस यही उनका जीवन था, एकदम पूर्ण समर्पित थे। मध्य प्रदेश के बुंदेली युद्ध कला प्रशिक्षक भगवान दास रायकवार, महाराष्ट्र के 90 वर्षीय आदिवासी तारपा वादक भीकल्या लाड़क्या ढिंडा, जम्मू और कश्मीर के प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता ब्रजलाल भट्ट का नाम भी इस सूची में शामिल है। इस लिस्ट में मुंबई की बाल रोग विशेषज्ञ आर्मेडा फर्नांडिस भी शामिल हैं, जिन्होंने एशिया का पहला मानव दूध बैंक स्थापित किया, जिससे शिशुओं के जीवित रहने की संभावनाओं में सुधार हुआ है। कभी बस कंडक्टर रहे अंके गौड़ा ने दुनिया का सबसे बड़ा निःशुल्क पुस्तकालय पुस्तक माने स्थापित किया, जिसमें 20 भाषाओं में 20 लाख से भी अधिक पुस्तकें और दुर्लभ पांडुलिपियां शामिल हैं। कर्नाटक के मैसूरू के पास हरलाहल्ली गांव के 75 वर्षीय पुस्तक प्रेमी को पूरे भारत में शिक्षार्थियों को सशक्त बनाने के उनके अनूठे प्रयास के लिए पद्मश्री के लिए चुना गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस केटी थॉमस को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। केरल के रहने वाले जस्टिस केटी थॉमस ने पद्म विभूषण पुरस्कार की घोषणा पर खुशी जताई है। Naturally, I am happy. 12 o'clock, the Home Secretary called me and said that there is such a decision, and they want my consent. It was a surprise to me. I never expected it. और इसके साथ हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।